पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह मोहित और आरती साजिश रचकर घर का बंटवारा करा लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या सरोज इस बंटवारे को सह पाएगी। मोहित और आरती का अगला दांवपेच क्या होगा। सरोज इस समय बहुत कष्ट में थी, तो वहीं दिनेश बिल्कुल खामोश था। आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे में संजीत की पत्नी रीमा आई और बैठकर सरोज के पैर दबाने लगी। कौन? आरती? माँ, मैं हूँ रीमा। क्या कभी आरती दीदी ने आकर आपके पाँव दबाए हैं? जो आज दबाएगी वो किसी का गला दबा सकती है, पर पाँव नहीं। पाँव तो तुमने भी इस तरह कभी नहीं दबाए, फिर आज क्यों दबा रही हो? माँ, इंसान हूँ इसलिए सब दुख समझती हूँ। दुख मेरा और आपका बराबर है। फर्क इतना है कि मेरे दुख की उम्र सिर्फ 1 साल है और आपने इस घर में सारी उम्र बिताई है। इस तरह घर छोड़ने में मेरी आत्मा फटेगी, दिल तड़पेगा, फिर आपका क्या हाल होगा ये समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं रीमा, जो होगा सो देखा जाएगा। रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। माँ, भीतर तो मेरा भी जी घबरा रहा था, इसलिए यहाँ आपके पास बरामदे में आ गई। एक बात बताओ, मुझे तो आप समझा रही हो, लेकिन खुद को देखा है कि आपने क्या हालत बना ली है। अब मेरे कहने से खाना खा लो, सुबह से भूखी बैठी हो। पिताजी का चेहरा देखा है आपने? बिल्कुल उतरा पड़ा है आपकी फिक्र में। अब आप बड़े लोग हिम्मत हारोगे तो हम बच्चे क्या करेंगे? बहू, अभी तो जरा भी भूख नहीं है, सिर में दर्द है, जरा सो जाऊं, थोड़ी देर आराम मिले। रही बात तुम्हारे पिताजी की, तो उन्हें चिंता नहीं है। चिंता है तो बस इस बंटवारे की और उस छल की जो उनके साथ हुआ है। आप सोने की कोशिश करो, मैं थोड़ा तेल लगाकर सिर की मसाज कर देती हूँ, जल्दी नींद आ जाएगी। रीमा मालिश करने लगी और ना जाने कब में सरोज सो गई। आंखें लगी ही थी कि बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। सरोज हड़बड़ाहट में उठी तो देखा कि भगवती कराह रही थी। दिनेश और जगदीश उसके हाथ पैर मसल रहे थे। माँ, क्या हुआ? अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? जल्दी से माँ को अस्पताल ले चलो। अरे नहीं बेटा, कुछ देर और देख लूं, क्या पता सीने का दर्द रुक जाए। इतनी जल्दी मौत नहीं आने वाली मुझे। क्या आपके सीने में दर्द है और आपने बताया भी नहीं? सुनो संजीत के पिताजी, कहीं माँ को दिल का दौरा ना पड़ा हो। अब देर ना करो, माँ को अस्पताल ले जाना ही ठीक रहेगा। जल्दी से वो लोग भगवती को अस्पताल ले गए। सरोज का शक सही साबित हुआ। भगवती को हार्ट अटैक ही आया था। लगता है इस उम्र में आकर इन्हें कोई गहरा सदमा लगा है, जिसे ये झेल नहीं पा रही है। 24 घंटे का समय है, देखते हैं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए। देख लिया मोहित, तुम लोगों के कारनामों का नतीजा माँ को भुगतना पड़ रहा है। बेचारी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। माँ, दादी की उम्र हो गई है, आखिर कितने दिन इन्हें जीवित रखोगी? आज नहीं तो कल उन्हें हमें छोड़कर जाना ही है। मोहित, तो कितना पत्थर दिल हो गया है। तेरे लिए तेरी दादी की मौत साधारण विषय होगा, लेकिन हमारे घर की नींव है वो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम भी दीवारों की तरह ढह जाएंगे। मोहित ने जैसे सब अनसुना कर दिया और वहां से बाहर चला आया। भगवती को डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन कुछ ही देर में भगवती ये दुनिया छोड़कर चली गई। सरोज के मुंह से चीख निकल पड़ी और वह दीवार के सहारे खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। घर के बंटवारे का दर्द भगवती को खा गया। भगवती का अंतिम संस्कार हो गया। सप्ताह भर बाद आरती मोहित से बोली, दादी मर गई, इस वजह से चुप हूँ, वरना उन्हें कब का इधर भेज दिया होता। एक वो है जो खुद घर खाली करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनकी बातें उधर से गुजरते हुए जगदीश के कान में पड़ी। वो बोले, बहुत शांत रहो, अभी माँ की चिता भी ठंडी नहीं हुई है और तुम्हें घर की पड़ी है। कम से कम 1.25 महीना बीत जाने दो, उसके बाद कोई बात करना। 1.25 महीना, ये सुनकर आरती चौंक गई, लेकिन छाती पर पत्थर रखकर वह 1.25 महीना चुप बैठी रही। एक दिन दिनेश ने सरोज से कहा, सरोज, मैं तो कहता हूँ अब हमें ये घर खाली कर देना चाहिए। कल को आरती बहू हमारी बेइज्जती करके यहाँ से निकाले, उसमें क्या फायदा? ठीक है जी, अब तो मेरा भी यहाँ जी नहीं लगता, लगेगा तो वहाँ भी नहीं, पर ये घर तो अब छोड़ना ही पड़ेगा। इसी में समझदारी है। मैं नहीं चाहती जिस बच्चे को मैंने आज तक अपने सीने से लगा कर रखा, मैं उसी की आंखों में किरकिरी बन जाऊं। वह सामान समेटने लगी। उसे देखकर संजीत और रीमा भी मदद करने लगे। 2 दिन लग गए सामान इधर उधर करने में।
लालच ने सादगी को हरा दिया। अब आरती बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास अब पहले से बड़ा कमरा था, लेकिन मोहित का काम छूट गया। जगदीश इस बार 2 महीने घर रह गया। दिन रात घर में पड़े हुए ससुर को देख आरती ऊब गई। उसे बंधन महसूस होने लगा। वह मोहित से बोली, इस बार पिताजी ने क्या ठान लिया है जो शहर नहीं जा रहे? लगता है कि शरीर आराम में आ गया है। इस तरह 24 घंटे घर में पड़े रहेंगे तो खाने को कहाँ से आएगा? ये क्या कह रही हो आरती? पिताजी ने सारी उम्र कमाया है, कम से कम अब तो उन्हें चैन की सांस ले लेने दो। मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कह तो ऐसे रहे हो जैसे आप बहुत बड़े 30 मार्खा हो। 1 सप्ताह से घर में बैठे हो। मुझे घर बैठने में मजा नहीं आ रहा। काम छूट गया है मेरा और काम ढूंढ रहा हूँ। मिल जाएगा तो तुम्हें यहाँ नजर भी नहीं आऊंगा, समझी? आरती मुंह बनाकर वहां से चली गई। आजकल उसका रवैया कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा था। पिछले दिनों मायके से फोन भी ले आई। जगदीश घर में पड़ा हुआ पूरे दिन उसकी हरकतों को देखता रहता। एक दिन परेशान होकर जगदीश ने मोहित से कहा, मोहित, तू तो सुबह का गया हुआ शाम को घर आता है। तुझे पता भी है आरती बहू पूरा दिन फोन पर लगी रहती है। पिताजी, आप भी बुढ़ापे में सक्का रोग पाल रहे हो। करती होगी अपनी भाभी या माँ बहनों से बात। आप खा पी कर आराम से रहा करो। कहीं ना कहीं ये बात मोहित के मन में भी लग गई। उसे भी आजकल आरती बदली बदली सी नजर आ रही थी, लेकिन वह आरती से क्या कहता। फिर भी हिम्मत करके मोहित ने आरती से कहा, आरती, जरा घर गृहस्थी में भी ध्यान लगा लिया करो। पूरा दिन फोन हाथ से नहीं छूटता। आखिर घंटों किससे बातें करती रहती हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कान पिताजी ने भरे होंगे। अब उनका काम ही क्या रह गया है? बस घर में पड़े हुए बहू बेटी पर नजर जमाए रखो। घर में खाली पड़े हैं, उनसे रोटियां नहीं छिल रही। सामने पड़े पड़े मुझे ताकते रहते हैं। किसी दिन गुस्सा आ गया तो इनकी खाट तबेले में बिछा दूंगी। उनके घर में रोज लड़ाई रहने लगी। ऐसे ही समय गुजरता गया और 1 साल बीत गया। इधर सरोज देख रही थी कि आजकल रीमा कुछ बीमार सी नजर आती है। कुछ खा पी भी नहीं रही। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। आज मैं बहुत खुश हूँ जी। 21 साल बाद हमारे घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। जी तो करता है कि पूरे गांव में ढोल बजवा दूं और मिठाई बंटवाऊं। खुशी चीज ही ऐसी होती है संजीत की माँ, जिसे सबके साथ बांटने का मन करता है। लेकिन इसके लिए तो अभी बहुत समय है। कम से कम बच्चा इस दुनिया में आ तो जाने दो। तुम पहले जाकर आरती बहू और मोहित का मुंह मीठा कराओ, वरना नाराज होंगे कि हमें बताया भी नहीं। हाँ हाँ, वहाँ तो जरूर जाऊंगी। आरती बहू इस घर को मनहूस कहती थी ना, उसे भी तो पता चले कि ये घर हमारे लिए कितनी बड़ी खुशियाँ लेकर आया है। सरोज आरती के घर लड्डू लेकर चली गई। आरती सरोज के हाथ में लड्डू का डिब्बा देखकर चौंक गई और बोली, क्या बात है माँ, इस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं? कोई खजाना मिल गया क्या? हाँ, बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। अरे खुशखबरी है बहू, रीमा बहू माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही आरती के रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? रीमा साल भर में माँ बनने जा रही है और मैं। क्या सोचने लगी बहू? लो और ले लो लड्डू, मोहित के लिए भी रख लो। भाई साहब को तो मैंने घर पर ही खिला दिए थे। आरती ने चुपचाप लड्डू ले लिए और अंदर चली गई। कुछ देर बाद मोहित बाहर से आया और बोला, क्या हुआ आरती, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? लगता है पिताजी से आज फिर लड़ाई हो गई। कितनी बार कहा है तुमसे, उनका बुढ़ापा है, उनसे मत उलझा करो। हाँ हाँ, मेरे सिर में सींग जो उगाए हैं, मैं ही सबसे लड़ती रहती हूँ। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी सरोज माँ जैसे तो दुनिया में कोई है ही नहीं। मोहित का घर में घुसते ही दिमाग खराब हो गया। आरती को तो बस कोई बहाना चाहिए था दिल की भड़ास निकालने का। जानते हो, तुम्हारे भाई की बीवी माँ बनने वाली है। मेरे ही भाग्य फूटे थे जो उस घर में इतने दिन रहकर भी माँ न बन सके। अभी पिछले ही साल तो उनकी शादी हुई है और इतनी जल्दी माँ। तुम्हारी सरोज माँ शायद मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए लड्डू लेकर आई थी। आरती, अब बस भी करो ये जहर उगलना। हो सकता है कमी मेरे या तुम्हारे अंदर हो, लेकिन तुम तो हमेशा उस घर को ही मनहूस बताती आ रही हो। जगदीश भी देख रहा था कि जब से मोहित का काम छूट गया है, तब से आरती उस पर ताने कसती रहती है। उसे डर लगता था
कि कहीं आरती भी मोहित की माँ की तरह कुछ कर न बैठे। तभी एक दूसरी खबर इन लोगों के कानों में पड़ी कि संजीत और अमन की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई और वहाँ उन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। देख रहे हैं आप, वो लोग दिन रात तरक्की करे जा रहे हैं और आप दोनों बाप बेटे घर में पड़े रोटियां तोड़े जा रहे हैं। अब तो दोनों बेटों की नौकरी लग गई। यहाँ आकर तो हमारे दिन और भी बुरे आ गए। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं आरती। अभी तो खुद की कमाई रोटियां ही खा रहे हैं, तुम्हारे मायके वाले नहीं देकर जाते। आप इस घर में भी नुक्स निकाल दो। मैं ही पागल था जो तुम्हारी बातों में आ गया, वरना कम से कम वहाँ सुकून तो था। जिस दिन से इस घर में आए हैं जिंदगी से सुकून ही चला गया है। ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। तुम सब आराम से रहना मेरे जाने के बाद। इस घर को भी अपनी माँ के नाम कर देना। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से मन बेकार रहने लगा था। जगदीश को भी सारी गलती आरती की ही नजर आती थी। इसी तरह दिन गुजरे जा रहे हैं। उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मायके में भी वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। 4 भाभियों के साथ ससुराल छोड़कर रहना बहुत बड़ी बात है, इसलिए वह 15 दिन बाद ही वापस आ गई। अरे बहू, तुम वापिस आ गए? पिताजी मेरे आने से चौंक कैसे गए? ये घर मेरा है। मेरा जब मन होगा मैं आऊंगी और जाऊंगी। आरती ने गुस्से में अपना बैग पटका ही था कि इतने में उसे ढोल बजने की आवाज आई। जाकर देखूं तो अब किस खुशी में ढोल बज रहा है। मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। बताता भी कौन? मेरा है कौन यहाँ? मेरा तो पति भी मेरा नहीं। वह बाहर निकली और सरोज से पूछा, माँ क्या हुआ? ये ढोल किस खुशी में? हमें तो कुछ खबर नहीं। वैसे भी मैं घर पर नहीं थी। खबर कैसे होगी? घर में रहो तो कुछ पता चले। रीमा को लड़का हुआ है, तुम ताई बन गई। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुबारक हो माँ। भगवान माँ बेटे को सलामत रखे। आरती मुस्कुराई और मुबारकबाद देकर वापस चली आई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में शोर था और सांसों में घुटन थी। सोचा था शायद वह घर अच्छा नहीं, इस घर में आकर ही माँ बनने का सुख मिल सके, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। मोहित ने उसे रोते हुए देखा और कहा, ये आंसू नसीब का लिखा नहीं मिटा सकते आरती। हमने बुरा किया है, शायद इसलिए हमारे साथ बुरा होता जा रहा है। ये हमारी सजा है और इसका पश्चाताप हमें आंसू बहाकर करना पड़ेगा। हमने माँ का दिल दुखाया है, दादी का दिल दुखाया है। आरती चलो माँ से माफी मांग लेते हैं। हो सकता है माँ हमें माफ कर दे और फिर सब पहले जैसा हो जाए। तुम सही कहते हो। ये सब हमारी करने का फल है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब तो माँ ही हमें इस आग से निकाल सकती है। ये सुनकर मोहित की आंखें भी भर आईं। वो दोनों सरोज के पास गए और उसके पैरों में बैठ गए। माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा दिल दुखाया है। हम अपने किए की बहुत बड़ी सजा भुगत रहे हैं और अब सहन नहीं होता माँ, सहन नहीं होता। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो माँ, और फिर से हमारी पहली जैसी माँ बन जाओ। मेरे बच्चों, मैं तो आज भी तुम्हारी माँ हूँ, बस तुम ही बदल गए थे और गलती इंसान से ही होती है। तुम्हें समझ आ गई तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। माँ अब आप अपने घर में वापस आ जाओ। हम फिर से यही आ जाएंगे। वो घर आपका है, हमें आपसे वो नहीं छीनना चाहिए था। हमने इस घर को पाने के लिए इस घर का बंटवारा तक कर दिया। हम आपकी गुनहगार हैं माँ। आरती, जो हुआ उसे भूल जाओ बहू। दिल दुखाने वाली यादें हमें तकलीफ देती है। हम यहाँ बहुत खुश हैं। बाकी मेरे लिए इस घर में और उस घर में कोई अंतर नहीं। जगदीश अपने बहू बेटे के फैसले से बहुत खुश था। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी का दिन आज आया है हमारे जीवन में। संजीत की माँ, आज एक बार और ढोल बजवाकर गांव में मिठाइयाँ बंटवा दो। आज तुम्हें तुम्हारे खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए हैं। क्यों नहीं, ये मिठाई मेरी तरफ से होगी। मोहित और आरती फिर से सरोज के साथ अच्छे से रहने लगे। क्या बात है आरती बहू, सुबह से दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं हाल पूछने आ गई। माँ आप जाती ही क्यों है? यही रहा करो मेरे पास। जानती हो कल से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उठती हूँ तो चक्कर आ रही है। सुबह से 2-3 बार उल्टियाँ भी हो चुकी है। क्या उल्टी और चक्कर? बहू कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? ये सुनकर आरती आंखें फाड़कर सरोज का मुंह देखने लगी। बहू ऐसे क्या देख रही हो?
मोहित कहाँ है? तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। कुछ देर बाद मोहित बाहर से आया और उसे आरती की तबीयत खराब होने का पता चला। वह उसे डॉक्टर के पास ले गया तो पता चला कि आरती माँ बनने वाली है। जब आरती ने ये बात सरोज को बताई तो वह बोली, अब तो खुश हो ना बहू, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब अपना ख्याल रखना। माँ, मुझसे ना रखा जाएगा अपना ख्याल, मेरा ख्याल तो आप ही रखोगी। इस बात का एहसास उन दोनों को हो गया कि माँ की दुआ और हाय दोनों ही लग जाती हैं। उन्हें माँ की दुआ से ही ये दिन देखना नसीब हुआ। फिर से जीवन में खुशहाली आई और उन्हें समझ आ गया कि परिवार और माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। आरती ने भी एक बेटे को जन्म दिया और कोशिश करी कि जिस तरह उन्होंने अपने परिवार को बांट दिया उस तरह उनके बच्चे कभी बंटवारा ना करें। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो किसी समय में एक बहुत बड़ा सेठ हुआ करता था, जिसका नाम था सेठ राम प्रसाद। वो अनाज का व्यापार करता था। सेठ राम प्रसाद अमीर होने के साथ साथ दयालु भी था। उसने बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन उन्हीं लोगों ने उसके व्यापार को ठप कर दिया और उसे लाखों रुपयों का कर्ज हो गया। राम प्रसाद के घर में उसकी पत्नी, एक जवान बेटा आशीष और एक बेटी थी संजू। राम प्रसाद का व्यापार खत्म हो जाने के बाद उसने सोचा कि उसकी शहर में एक दुकान है। उसे आशा थी कि उसका बेटा आशीष उस दुकान को संभाल लेगा। बेटा, हमारा काम तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास दुकान तो है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपनी दुकान संभालो, और कुछ नहीं तो कम से कम घर का खर्चा तो चल सकेगा। बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं। कितने सालों से हमारी शहर की दुकान खाली पड़ी है। अब तुम्हें इस घर के बारे में सोचना होगा। अगर तुमने काम अच्छे से संभाल लिया तो हम लोगों का कर्ज भी उतार पाएंगे। माँ, आप और पिताजी जैसा कहेंगे मैं वही करूँगा। आशीष हर रोज घर से दुकान के लिए जाता, लेकिन सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ मस्ती करता फिरता। इधर राम प्रसाद भी घर चलाने के लिए शहर में कुछ न कुछ काम करने के लिए जाने लगा। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक शाम राम प्रसाद थका हुआ घर आया। उसकी इच्छा हो रही थी जल्दी से बिस्तर मिले। वक्त के तीखे तेवरों ने उसे बहुत थका दिया था। मीना ने देखा तो वह भी पीछे पीछे आ पहुंची और उसकी हालत देखकर बोली, कपड़े तो निकाल लिए होते, लाओ मैं निकाल दूं। मीना, मुझे मत छेड़ो, पड़ा रहने दो। कुछ बोलने की इच्छा नहीं करती है। बड़ा थका हुआ हूँ। हो सके तो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, जब तक मैं आराम कर लेता हूँ। बहुत थक गया हूँ, शरीर बहुत दर्द कर रहा है। न जाने कब दिन सुधरेंगे, कब तक झेलना पड़ेगा ये सब। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मेरी आत्मा कहती है जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे। मीना, ये सब मन का बहम है। यही सोचते ये सब झेलते आ रहे हैं। अब तो शरीर भी जवाब देने लगा है। थोड़ा सा काम क्या कर लेता हूँ, थकान हो जाती है। जब सुख झेलने की उम्र आई है तो दुख भोग रहा हूँ। कोई भी सहयोग करने वाला नहीं है। सब बनी बनी के रिश्ते होते हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता। जी, आप थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। मीना चाय बनाने के लिए रसोई की ओर चली गई। वो सोचने लगी, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, काफी उतार चढ़ाव देखा है। जब अच्छा काम था, सुख था, सभी अदब से बात किया करते थे, आगे पीछे लोग घुमा करते थे। कितने लोग इस शहर में इसके सहयोग से आज बुलंदी पर है, पर कोई सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं कर रहा। यही सबसे बड़ा दुख है इन्हें। पेट पालने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए इस उम्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मीना अपने पति का दुख दर्द समझती है। इसी कारण समय समय पर उनका साहस बढ़ाए रहती है। सच्ची पत्नी का यही धर्म होता है कि दुख में पति के दर्दों और भावनाओं को समझकर कदम कदम पर साथ दे। कुछ समय बाद मीना चाय लेकर आ पहुंची और बोली, यह लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। और मैं तो कहती हूँ कि आप चिंता मत किया करो, जीवन में सुख दुख तो चलता रहता है। इनसे घबराने वाला जीवन के संघर्ष में हार जाता है। ईश्वर की कृपा रही तो पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीना, ऐसे मोड़ पर तुम्हारा साथ हो और मैं घबरा जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ
कि तुम जैसी पत्नी हर आदमी को दे, नहीं तो आजकल की औरतों को मैं भली भांति जानता हूँ। सुख में तो पति को बहुत प्यार करती है और दुख में रात दिन कोसती है। सब पत्नियां ऐसी नहीं होती। जो पत्नी दुखों में पति को कोसे, मैं उसे पत्नी नहीं गैर औरत समझती हूँ। ऐसी औरत पत्नी के नाम पर कलंक होती है। तुम ठीक कहती हो मीना, पर हर पत्नी ऐसा नहीं समझती। वो तो अपना दुख सुख देखती है, पति का नहीं। अच्छे भले परिवारों के टूटने का यही तो कारण है। अब अपने पड़ोस के शर्मा जी को ही देख लो, कितना प्यार था पति पत्नी में, लोग आश्चर्य करते थे। आज पूरा मोहल्ला दोनों की रात दिन की काव काव से तंग है। अजी, मुझे अपना घर देखना है, दूसरों से हमें क्या लेना देना। अपनों को हमने हमेशा देखा भाला, पर वो सब साथ छोड़ गए तो दूसरों को देखने से क्या लाभ होगा। अब तो उनसे यही सीख मिली है कि यहाँ अपनी मौत वरना है, अपनी मौत जीना है। तुम ठीक सोचती हो मीना। काश मैंने भी कुछ अपना भला सोचा होता तो शायद यह दिन देखने नहीं पड़ते। मुझे गैरों से कोई शिकवा नहीं है, मुझे तो अपनों ने नीचा दिखाने की कोशिश की है। छोड़ो उन पुरानी बातों को, अब ये बताओ कि खाने में क्या लोगे। मीना, जो इच्छा हो बना लो, सुबह जल्दी ही काम पर निकल जाऊंगा। आप जो खाओगे बना दूंगी। तुम ऐसा करो, आलू मटर बना लो, सुबह ताजी रोटियां बना देना, सब्जी यही काम आ जाएगी। मीना उठकर खाना बनाने चली गई। समय की अंगड़ाई और पत्नी के सहयोग ने राम प्रसाद का साहस संघर्ष के लिए और उत्साहित कर दिया था। सुबह होते ही राम प्रसाद काम के लिए जाने लगा तो मीना ने अनुरोध किया, अजी, जाते जाते आशीष को दुकान खोलने की आज्ञा देते जाइए। वह अब किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देगा। मीना, तुम्हें मालूम है आशीष की वजह से इस गरीबी में कितनी बड़ी रकम की चपेट में आ गया हूँ। सब मुझे ही निभानी पड़ रही है। मैं अब और नहीं झेल सकूंगा और तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो। इससे बेहतर है कि दुकान बंद रहे। सिरदर्दी तो नहीं रहेगी किसी बात की। उसे यारी दोस्ती निभा लेने दो, जब ठोकर खाएगा तो दिमाग सही हो जाएगा। आदमी धीरे धीरे सब सीख जाता है। आशीष अभी बच्चा है, उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अब शिकायत का मौका नहीं देगा। ये तुम्हारा विश्वास है मीना, उसका नहीं। उसकी सिफारिश मत करो, इस बात को मैं नहीं मान सकता। हाँ, तुम मेरी बात क्यों मानोगे? मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? इतनी खुशामद अगर मैं पत्थर के साथ करती तो उसके दिल में भी दया का सागर उमड़ पड़ता। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मीना? छोड़ो, चापलूसी मत करो। मेरी बात कभी मानी है जो आज मेरी बात मानोगे? मैं समझती थी पहले की तरह ही जिद्दी रहोगे। तुम्हारी जिद के आगे मैं क्या, भगवान भी हारा है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मेरी बात पर गौर करो। मैं जो कहता हूँ ठीक है। मैं तो बुद्धू हूँ, मैं कुछ भी नहीं समझती। वह अंदर गया और दुकान की चाबियां लाकर मीना के हाथों पर रख दी। ये लो, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। अब खुश हो ना? अच्छा, अब मैं काम पर चलता हूँ। राम प्रसाद के चले जाने के बाद मीना ने उनकी बातों पर गौर किया। वह सोचने लगी, आशीष के पिताजी सही कहते हैं। अगर आशीष ने जिम्मेदारी से काम संभाला होता तो लाभ नहीं तो घाटा भी नहीं होता। दुकान बंद करने की नौबत नहीं आती, न ही इतना किसी का कर्ज होता। उन्हें इतना अपमान नहीं झेलना पड़ता। आशीष के बच्चे की वजह से आज सब झेलना पड़ता है। वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मोतीलाल सेठ और नन्हे सेठ आ टपके और बोले, अरे राम प्रसाद, राम प्रसाद, कहाँ हो भाई? बाहर आओ। जी, वो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। देखो, राम प्रसाद से बोल देना, एक हफ्ते के अंदर मेरी रकम नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा। लेने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें बना रहा था और देने के लिए छिपता फिरता है। मेरी रकम की एक एक पाई चुकता नहीं की तो मैं पैसा वसूल करना जानता हूँ। लेते समय अपने पराई की बड़ी बड़ी दुहाई दे रहा था, देने के वक्त बहाना बनाता है। 1 साल से अधिक हो गया है। वह मेरी आदत अच्छे से जानता है, उसे समझा देना। अब और दिन टाल मटोल नहीं चलेगा। अगर मुझे जरा भी मालूम होता कि राम प्रसाद की नीयत में खोट होगा तो मैं एक कौड़ी भी उधार नहीं देता। मीना से पति का अपमान बर्दाश्त न हो पा रहा था। वो क्रोध के घूंट पिए जा रही थी। उसने फर्श पर अंगूठे को रगड़ रगड़ कर लाल कर लिया था। खून रिसने लगा था। नन्हे सेठ बोले ही जा रहा था। आखिर उसका मौन टूट पड़ा। सेठ जी, आप इतनी सी रकम के लिए मुझे बहुत कुछ कह चुके हो। जो नहीं कहना चाहिए था वह भी आपने कह दिया।
जब आप नए नए इस शहर में आए थे तो उन्होंने आपको दोनों हाथों से सहयोग दिया था ना। 5 साल के बाद आपने रकम अदा की थी, वो भी किस्तों में। वो दिन आप भूल गए? अरे मैं औरत के मुंह नहीं लगता, राम प्रसाद आए तो बता देना। मोतीलाल और नन्हे सेठ तेवर दिखाकर चले गए। आवाज सुनकर अंदर से आशीष भी आ गया और बोला, कौन है नालायक जिसे मेरी माँ से बात करने की भी तमीज नहीं है? तू चल अंदर। तू सही होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। तेरे कारण आए दिन मुंह का पानी उतरने लगा है। जो इस घर के सहारे उठे वही तेवर दिखाने लगे हैं। इन तेवरों से ये घर किसी से डरने वाला नहीं है। ये क्या मम्मी, आपके अंगूठे से कितना खून बह गया? पापा को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। पापा को कुछ न बताना बेटा, पूछेंगे तो मैं बहाना बना दूंगी। माँ, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर आशीष डॉक्टर को लेने चला गया। इतने में राम प्रसाद भी आ पहुंचा। फर्श पर बहते खून को देखकर बोला, मीना, ये तुमने क्या कर लिया? आशीष से कुछ बातचीत हुई है क्या? बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी खरोच लग गई थी, खून निकल आया। खामखा में आप परेशान हो रहे हो। इतने में डॉक्टर भी आ गया। राम प्रसाद डॉक्टर के सामने गर्म हो गया। उसे शक हो गया कि कोई ना कोई गंभीर बात जरूर हुई है। तभी इसने पैर के अंगूठे पर सारा गुस्सा उतार दिया। मीना, कितना खून बह गया है और तुम कह रही हो कि खरोच लगी है। क्यों सच्चाई को छिपा रही हो? मैं जानता हूँ आशीष से तुम्हारी जरूर कुछ बातचीत हुई है। आने दो आशीष के बच्चे को। मैं समझता हूँ कि बराबर के लड़के पर क्यों हाथ उठाऊं, लेकिन उसकी शरारत बढ़ते ही जा रही है। ढील देने का मतलब ये नहीं है कि औलाद माँ बाप के सिर नंगा नाच करे। मीना पति के तीखे तेवरों को भांप गई थी। अगर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तो ये आशीष पर बरस पड़ेंगे। हो सकता है उस पर हाथ भी उठा दे। कुछ समय बाद डॉक्टर ने मीना के पैर पर पट्टी कर दी और बोले, मीना देवी, आशीष दवाइयाँ लेकर आ जाए तो मेरी दुकान पर भेज देना, उसे समझा दूंगा। उसी तरह से दवाइयाँ लेते रहना। राम प्रसाद जी सरल भाव में बोले, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मीना को? देखिए राम प्रसाद जी, घबराने की कोई बात नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते में घाव ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक तरफ आप कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, दूसरी ओर आप समझा रहे हैं कि घाव हफ्ते 2 हफ्ते में भर जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए राम प्रसाद जी, इसमें समझने वाली बात यह है कि खाल के साथ मांस भी पूरी तरह से छिलकर गायब हो चुका है। केवल अंगूठे की हड्डी शेष है। इनका आप बाकी की चीजों से परहेज रखें तो अच्छा रहेगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राम प्रसाद ने वही बातें फिर से दोहरा दी। मैं सच कहती हूँ, आशीष से कोई ऐसी बात नहीं हुई। तुम्हें मेरी कसम, आशीष को कुछ मत कहना, उसका कोई दोष नहीं है। फिर क्या बात है मीना, तुम क्यों छिपा रही हो? सच सच बताती क्यों नहीं? राम प्रसाद की छोटी लड़की संजू अंदर से आकर बोली, मैं बताती हूँ पापा। हाँ, तुम बताओ बेटा, ये तो कुछ बताएगी नहीं। मैं तेरी माँ की आदत अच्छी तरह से जानता हूँ। तू चल अंदर, अब बहुत बोलने लगी है। तू बता बेटी, डरती क्यों है? मैं जो हूँ। संजू, थोड़ा भी मुंह खोला तो तुझे बहुत मारूंगी। तू बिल्कुल मत घबरा संजू, तू यहाँ से नहीं जाएगी। अब सच सच बता कि बात क्या है। पापा, सेठ मोतीलाल और नन्हे सेठ आए थे, बहुत भला बुरा कह गए। मम्मी ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। मम्मी के बोल से उनके सारे तीखे तेवर ढीले हो गए। गई नहीं संजू की बच्ची तू यहाँ से। मुझे लगता है सेठ मोतीलाल और नन्हे सेठ के ज्यादा दिमाग खराब हो गए हैं। मीना ने राम प्रसाद को बहुत समझाया, तब जाकर वह माना। उसे भी इस बात की समझ है कि नाजुक समय में आदमी का झुककर चलना ही अच्छा होता है। यही समझकर वह शांत रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राम प्रसाद काम करके घर आया तो वह बहुत खुश था। मीना ने उनको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। राम प्रसाद ने 5,000 रुपए मीना के हाथों में रख दिए। कहाँ से लाई ये? अरे भाई, तनख्वाह की है, मुझे पेश की मिली है, कहीं से चुरा कर नहीं लाया हुई। कहीं काम मिल गया है क्या? सेठ रामदास के यहाँ मुनीम का काम मिला है। 5,000 रुपए महीना पेश की लाया हूँ। सेठ रामदास मुझे बाजार में मिले थे। उन्होंने बताया हमें आप जैसा गुणवान आदमी तालमेल के लिए चाहिए। मैंने बातचीत की और अपनी शर्त रख दी और वह भी राजी हो गए। मुझे ऐसा लगता है मीना कि अब वक्त के तेवरों ने अपना रंग बदल लिया है। मेरी आत्मा कहती है
अब जल्दी ही वक्त के तीखे तेवर बदल जाएंगे। सो भगवान ने मेरी सुन ली। मैं सुबह मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। सुबह होते ही मीना, संजू और आशीष नहा धोकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए चले गए। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही।